अभी देखो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या बोल रखा है, ए और बी जो है दो सेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ना बना लेते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को करते हैं, ए इंटरसेक्शन क्या करना है फिर, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमें करना है सोल्व। हाउ सोल्व करें इसको, देखो पहले ये तो एक सेट ए दिया हुआ है, पहले इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये मैंने एक सेट बना दिया, सेट ए, एक बना दिया सेट बी, सेट ए और सेट बी बना दिया। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन होगा, वो होगा ये बीच वाला, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। पर मुझे क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो बना ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मतलब इस ग्रीन वाले को छोड़ के, बाकी सब कुछ, ये सब कुछ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। ठीक बात है, ये तो ए इंटरसेक्शन बी था, और अब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया ये। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे का ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए के साथ। मैं अब एक सेट बनाता हूँ फिर से, जिसके अंदर सिर्फ ए को शेड कर दूंगा। ये देखो ये ए सेट है, मैंने ए को शेड कर देता हूँ, ये देखो ये हो गया मेरा सेट ए, ठीक है। अब आपकी एक फिगर बन गई, ये फिगर 1 और बन गई फिगर 2। अब खुद ही बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये फिगर 1 है मेरी और ये फिगर 2 है, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन लो। देखो कॉमन पोर्शन कौन सा दिख रहा था वो आपको, बताओ फटाफट। सिर्फ और सिर्फ देखो इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, मैं एक वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ, बताना ये वाला आएगा क्या। ये बनाया और इसको मैंने शेड कर दिया, केवल और केवल ये वाला, यस और नो, ओनली ए वाला। सही बनाया कि नहीं बनाया, दोनों में कॉमन देखो, ठीक बात है। तो यही आपका आंसर होगा, तो ओनली ए विल बी इट्स आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, हाँ। अब देखो ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, हमारा आंसर ये तो पता लग गया। क्या मैं इसको, क्या इस वाली चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूँ। और क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यस और नो। इस वाले को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ। अब पहले मुझे बताओ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, वो क्या होगा, ये फिगर बोल देता हूँ 3। अब मुझे बताओ 2 और 3 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 और 3 का इंटरसेक्शन भी यही वाली फिगर आएगी, यस और नो। 2 और 3 की भी यही आंसर आएगा, 2 और 3 का, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली क्या बनेगा, ऑप्शन डी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। बात आ गई समझ, ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो इजी है, क्वेश्चन नंबर 12 में तो कुछ भी नहीं करना। मैं शुरू के 15-20 मिनट ये कराऊंगा, उसके बाद सीधा सब्जेक्टिव पे ही जाऊंगा, ठीक है। अब मैं अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ एक दो, बाकी आप लोग कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 24। पहले तो एक 24 कराऊंगा और एक 26 कराऊंगा यहाँ से, ठीक है। 24-26 डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले फिर मिसलेनियस कंप्लीट करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कह रहे 2 सेट्स एम एंड एन, एम और एन दो सेट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, क्या कह रहा है कि पावर सेट ऑफ द फर्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ सेकंड सेट, ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखो पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे में कितने n एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर m, तो इसके में कितने होंगे 2 की पावर n। मानते हो इस बात को, m वाले सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर m,
एन वाले में कितने होंगे, 2 की पावर एन होंगे। ठीक बात है इतनी। अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपको कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द फर्स्ट इज 48 मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। मतलब 2 की पावर m, मतलब कि 2 की पावर m, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n कितना दिया हुआ है, 48। मानते हो इस चीज को, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 48, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, उसने बोला कि निकालना क्या है, देन द वैल्यूज ऑफ m एंड n, देन द वैल्यूज ऑफ m एंड n निकालनी है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम अपनी इक्वेशन को लेके चलते हैं बस। अब इक्वेशन क्या है हमारी, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 48। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का तरीका देखो, लेफ्ट साइड में तो क्या है, ये नंबर्स हैं, और राइट साइड में 48 है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं हम। इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। 48 को फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 2 की पावर कितनी आएगी, 3। सही बात है, 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 4 इंटू 3, 48 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 3। सही बात है। अब ध्यान से देखो, राइट साइड का जो नंबर है वो 2 और 3 का मल्टीपल है, तो लेफ्ट साइड वाला नंबर भी क्या होना चाहिए, 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। लेफ्ट साइड का नंबर भी 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड वाले को भी मैं 2 और 3 के मल्टीपल में ब्रेक करता हूँ। तो दो केस बनाऊंगा। पहला केस, केस वन देखो, केस वन में मैंने क्या किया, 2 की पावर m कॉमन ले लिया, 2 की पावर m कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर देखो, 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 आएगा। यस और नो, 2 की पावर m ब्रैकेट में 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर m। ठीक है। अब देखो राइट साइड में 2 की पावर 4 इंटू 3 है, तो लेफ्ट साइड में भी तो ऐसे ही होने चाहिए प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड में भी ऐसी प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये 2 की पावर m है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 की पावर 4 के, तो होना चाहिए 2 की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर 4। सेकेंड चीज, ये दूसरी ब्रैकेट है जो, इसको क्या ले सकता हूँ, 1 माइनस 2 की पावर n माइनस m इज इक्वल टू 3। यस और नो, लिख सकते हैं। इधर से क्या आ गया, इधर से आ गया कि m होना चाहिए 2, m होना चाहिए 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, m की वैल्यू तो मेरी 2 आ गई। अब देखता हूँ इस m को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, क्योंकि m तो 2 आ ही चुका है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इसको सोल्व किया तो कितना आएगा बताओ, 2 की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू -2। ये आ रहा है, सॉरी यहाँ पे m आएगा 4, m आएगा 4, यहाँ पर, यहाँ पे पुट करूंगा m को 4, यहाँ पे भी आएगा 4। ठीक है, तो 2 की पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू -2। अब मुझे एक बात बताओ, राइट साइड का नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, राइट साइड का नंबर दिख रहा है नेगेटिव है, और लेफ्ट साइड का नंबर क्या है, 2 की पावर n माइनस 4। क्या 2 की पावर n माइनस 4 कभी नेगेटिव आ सकता है आंसर, क्या 2 की पावर n माइनस 4 का आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है, 2 की पावर तो मैं कुछ भी रखूं कभी नेगेटिव आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। जैसे 2 की पावर 2 रखो, 2 की पावर 3 रखो, 2 की पावर -2 रखो, 2 की पावर -2 भी रखोगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो लेफ्ट साइड तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेफ्ट साइड तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पर राइट साइड तो क्या है, ये नेगेटिव आई है। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी कभी किसी n वैल्यू के लिए, किसी भी n के लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी ना ये वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ से n की वैल्यू तो हम लेके नहीं आ सकते। m तो 4 आ गया पर n तो निकला नहीं, तो मतलब ये जो हमने केस किया, ये तो केस पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने क्या किया, m को तो कह रहे हो 4 पर n तो निकल ही नहीं पा रहा, n तो आ ही नहीं रहा कोई, तो ये केस तो वैलिड नहीं हुआ जो हमने किया। तो केस वन हमने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें लिखो और इस केस को रिजेक्ट कर दिया, फटाफट लिखो। अब केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, केस 2 देखो, अभी मैंने देखो केस वन में क्या किया था, केस वन में मैंने कॉमन निकाला था 2 की पावर m को, मैंने कॉमन निकाला था 2 की पावर m को। देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ से 2 की पावर n को भी तो कॉमन निकाल सकता था, मैं पहले 2 की पावर n को कॉमन निकाल देता हूँ। केस वन में तो 2 की पावर m को निकाला, मैं 2 की पावर n को कॉमन निकालता हूँ, देखते हैं उससे क्या होता है। ये देखो, अब आप लोग खुद करना शुरू करो, 2 की पावर n को कॉमन निकालो, 2 की पावर n को कॉमन निकाल के देखो, फिर प्रोडक्ट को इक्वल करके देखो। मैं करता हूँ, देखो 2 की पावर n को कॉमन निकाला,
2 की पावर n को कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 की पावर m बाई n, सॉरी 2 की पावर m माइनस n, -1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3। यस और नो, सही लिखा मैंने, बिल्कुल ठीक। चलो, तो अब राइट साइड में एक नंबर 2 की पावर 4 है और एक 3 है, तो एक 2 की पावर वाला 2 के जैसा होना चाहिए और ये नंबर 3 के जैसा होना चाहिए। फिर से करता हूँ, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू कर दिया 2 की पावर 4, सही बात। एंड क्या होना चाहिए, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यस और नो, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि n की वैल्यू हो जानी चाहिए 4, n की वैल्यू हो जानी चाहिए 4। इस n इक्वल टू 4 को कहाँ पुट करूंगा, यहाँ पर पुट करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा देखो, 2 की पावर m माइनस 4 इज इक्वल टू, इस वन को इधर ले गया तो कितना बन जाएगा 4। ठीक बात, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर m माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा m माइनस 4 इज इक्वल टू 2 विच विल गिव m इक्वल टू 6। अब तो सही आंसर आ गया, n की वैल्यू 4 आ गई, m की वैल्यू 6 आ गई, तो ये केस तो एक्सेप्टेबल हो गया। ठीक है ना, आपको क्या करना होता है, 48 है ना, जैसे 48 नंबर, उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना होता है। किसमें ब्रेक करना होता है, फैक्टर में ब्रेक करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो सीखी होगी ना आपने। आप 48 को 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, अतुल कह रहा है कि 48 को लिख देते हैं 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4। देखो वो तो सोचने वाली बात है ना, कि आपने सोचा वैसा कि 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, अगर आप वहां पे सोच पाए कि ऐसे ब्रेक करते हैं तो सीधा ही आंसर दिख रहा है। पर हम जरूरी थोड़ी ना कि बड़े नंबर होंगे तो उनको कैसे सोचेंगे। मान लो 48 की जगह होता है 248, तो और लेफ्ट साइड में 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, तब थोड़ी ना सोच पाते। बात आ रही है समझ अतुल, बहुत बड़े नंबर को वैसे थोड़ी ना ब्रेक कर पाते। छोटा नंबर था 48, तो उसको तो आप सोच रहे हो कि 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4 में ब्रेक करते हैं, बड़े नंबर को नहीं कर पाएंगे ना। तो ये जो प्रोसेस मैंने सिखाई है ये सीखनी जरूरी है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डीपीपी से एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मिसलेनियस पे पहुंचेंगे। ठीक है, मैं आपको बाकी सारी डीपीपी के सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ना है आपको। ध्यान से क्या करना है, देखो A1 से लेके A30 है जो, ये 30 सेट्स हैं और हर एक के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। हर एक के अंदर कितने, 5 एलिमेंट। पहले मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता जाऊंगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको एक बात पूछनी है। A1 से लेके A30 के अंदर, A1 से लेके A30 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट है। मैं अगर बोल दूं कि A1 के अंदर 5 डिफरेंट एलिमेंट है, A2 के अंदर 5 डिफरेंट है, A3 के अंदर भी 5 डिफरेंट है, A30 के अंदर भी पांचों के पांचों डिफरेंट है, कोई भी सिमिलर नहीं है एक दूसरे से, सारे सेट में अलग अलग एलिमेंट है, तो बताओ टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं अगर 30 सेट्स हैं अगर, तो बताओ। सभी में पांचों के पांचों अलग होते तो 150 होते, तो कितने होते हैं 150। सभी ने आंसर सही दिया, बहुत बढ़िया, यही सीखने वाली बात है। अभी हम सीखते हैं आगे, देखो उसके बाद B1 B2 Bn के बारे में बातें कर रहे हैं, B1 B2 Bn के बातें में कर रहे हैं, कह रहे हैं n सेट्स हैं और हर एक के अंदर 3 एलिमेंट है। हर एक के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो हर एक के अंदर 3 डिफरेंट एलिमेंट हो तो कितना आंसर होता, इन बी के हिसाब से देखें तो कितना आंसर होता, 3n होता कि ना होता। एक में 3 है तो टोटल n है तो कितना होता है, 3n होता। ठीक बात है। साथ में देखो, साथ में वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे ना मिस प्रिंट है, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, जैसे यहाँ पे बीजे लिखे ना, यहाँ पे बीजे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर साथ में आएगा एजे। मिस प्रिंट समझ आ गया, जैसे यहाँ पे यूनियन के साथ बीजे लिखे है, पहले वाले में यूनियन के साथ एजे आएगा। बात आई समझ, मिस प्रिंट समझ आ गया। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, अब इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इसको पढ़ने का मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये चीज लिखी है ना, यू ऑफ बीजे, यू ऑफ बीजे जे इक्वल टू 1 से लेके एन, इसका मतलब क्या, यूनियन करना। जे को एक बार 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, B1, फिर जे को 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, B2, फिर जे को 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, B3। तो कह रहे हैं B1 B2 B3 अप टू Bn का यूनियन कर दो, वो किसके कोल आता है, एस के कोल आता है। किसके कोल आता है, एस के कोल आता है। सिमिलरली वो क्या कह रहे हैं, देखो वो ये चीज भी बोल रहे हैं कि अगर
मैं ए वालों का यूनियन करूं वो भी एस के इक्वल आता है, बी वालों का यूनियन करूं वो भी एस के इक्वल आता है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ ए आई आना चाहिए, सॉरी ए जे की जगह ए आई आना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड है वो। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर हम इस पहले वाले का यूनियन करें ए वालों का और फिर बी वालों का यूनियन करें, वो दोनों बराबर आएंगे और दोनों किसके बराबर आएंगे, एस के बराबर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके 150 एलिमेंट्स हैं और इसके जो 3n एलिमेंट्स हैं, इनकी कलेक्शन और इसकी कलेक्शन, दोनों की कलेक्शन सेम इक्वल टू कितना, एस होना ही चाहिए, ये सुनो, मानते हो इस बात को। उसने बोला उसका ए वालों का यूनियन बी वालों का यूनियन कर दो, दोनों का यूनियन करो तो किसकी इक्वल आना चाहिए, एस की इक्वल आना चाहिए। तो मतलब दोनों का यूनियन मिला के सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। पर अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अब दिमाग आपको खोल के सुनना पड़ेगा। देखो इतनी बात हमने समझ ली, कितनी, यहाँ तक, ये तो बहुत आसान थी। अब ध्यान से देखो, एंड ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आईज। इसका मतलब ये नहीं है, देखो मान लो हमने कलेक्शन करी, एस सेट बनाया, ये वाला एस के अंदर बहुत कुछ आ गया, ये बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। कह रहे हैं एस का जो पहला एलिमेंट देखोगे, पहला एलिमेंट वो आपको किसी ना किसी 10, ये टोटल 30 ए है ना, टोटल 30 ए है, इनमें किन्हीं 10 ए में आपको ये पहला एलिमेंट मिलेगा। जैसे हो सकता है A1 में भी हो प्रेजेंट, ये A2 में भी प्रेजेंट हो, A7 में प्रेजेंट हो, A8 में प्रेजेंट हो, A10 में प्रेजेंट हो, टोटल ऐसे 10 ए होंगे जिसके अंदर एस का पहला एलिमेंट है वो प्रेजेंट होगा। सिमिलरली एस का जो दूसरा एलिमेंट है वो भी किसी ना किसी 10 ए में प्रेजेंट होगा, तीसरा एलिमेंट भी किसी ना किसी 10 में प्रेजेंट होगा, सिमिलरली जो आखिरी एलिमेंट है वो भी किसी ना किसी 10 में प्रेजेंट होगा। इतनी बात समझ आई, ये भाषा समझ आई। ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आईज। मैंने सबका यूनियन करके एस निकाला, सबका यूनियन करके एस निकाला और फिर ऑब्जर्व किया कि जो एस की कलेक्शन है उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो किन्हीं 10 ए में प्रेजेंट है, दूसरा भी किन्हीं 10 में प्रेजेंट है, तीसरा ए भी, तीसरा एलिमेंट भी किन्हीं 10 में प्रेजेंट है। तो अभी हमने क्या किया था, ध्यान से सोचो, हमने कहा था कि अगर मैं सारों एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट मानता हूं तो कितने एलिमेंट्स आ रहे थे, 150 एलिमेंट आ रहे थे। कितने एलिमेंट आ रहे थे, 150 एलिमेंट आ रहे थे। तो अब मुझे बताओ, वो कह रहा है कि जो एस का पहला एलिमेंट है वो तो किन्हीं 10 ए में प्रेजेंट है, तो मतलब हर 10 में से, हर 10 ए में से वो एलिमेंट सेम पहुंचा है वहां पर। मतलब ये वाला एलिमेंट A1 में भी था, A2 में भी था, A3 में भी था, A4 में भी था। तो जो 150 की कलेक्शन हुई, तो मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट था वो 10 बार काउंट किया गया, मानते हो, एक पर्टिकुलर एलिमेंट 10 बार काउंट किया गया था 150 के लिए। मैं तो 150 जब कब गिना था कि मैंने कहा था सबको अलग अलग मान लो, पर असलियत तो ये थी कि एस का जो पहला एलिमेंट है वो 10 जगह पे प्रेजेंट था, तो एक चीज 10 बार काउंट की गई है। तो मुझे कोई बता सकता है तो टोटल एस के एलिमेंट कितने होंगे अगर ए के हिसाब से देखूं तो, पहले तो 150 सोचे थे, अब कितने होंगे ना। एक एलिमेंट एस का वो 10 जगह पर है, दूसरा एलिमेंट भी 10 जगह पे है, तीसरा भी 10 जगह पर है, तो हर एक एलिमेंट 10-10 पर काउंट कर दिया गया, तो टोटल कितना होगा, 150/10 नहीं होगा, 150/10। पहला एलिमेंट को भी 10 बार गिन लिया, दूसरे को भी 10 बार, तीसरे को भी 10 बार, चौथे को भी 10 बार, तो टोटल कितने हो गए, 150 हो गए ना। पर एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में कितना होगा, हर एक एलिमेंट को एक ही बार गिनना था, हमने 10-10 बार गिन लिया, तो एक्चुअल में कितना होगा, 150 डिवाइडेड बाय 10, 15। इतनी बात समझ आई सबको, यस और नो, बस इतना रिस्पॉन्स दो, यस और नो। हमने पहले तो हर एक एलिमेंट को 10-10 बार गिन लिया डिफरेंट मानते हुए, तो जब डिफरेंट माना तो कितना बन गया, 150 बन गया। और उसने यहाँ पे एक लाइन लिखी, यहाँ पे लाइन लिखी कि एस का एक एलिमेंट है वो 10 जगह पर प्रेजेंट है ए में, डिफरेंट डिफरेंट ए में वो 10 जगह मिल जाएगा आपको। तो हर एक जगह से मैंने अलग अलग उसको कंसीडर करते हुए गिन लिया था, मैंने तो डिस्टिंक्ट मान के गिना था ना, पर एक्चुअल में तो वो रिपीट हो रखा है। तो रिपीट कितनी बार हो गया, वो 10 बार रिपीट हो गया। तो क्या करूंगा, 150/10 कितना आ जाएगा, 15। मानते हो बात को, तो जिनको पहले समझ नहीं आई अब समझ आई, जिन्होंने नो बोला था उनको समझ आ गया। पुलकित पर्व, आपका नो आया था, बताओ, ठीक है, तो ये 15 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो हमने ये सीख लिया कि भाई ए की तरफ से तो एस के अंदर कितने एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, ए की तरफ से एस में कितने, 15 एलिमेंट है। तो भाई बी की तरफ से भी 15 ही होने चाहिए क्योंकि एस तो बराबर ही है। पर बी की तरफ से क्या होगा, टोटल हमने एलिमेंट्स कितने गिने थे, 3n, कितने, 3n। पर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि वो जो एलिमेंट है किन्हीं 9 बी में प्रेजेंट होंगे, किन्हीं 9 बी में प्रेजेंट होंगे एस के सारे एलिमेंट। जैसे ए की तरफ से देखें तो 10 जगह प्रेजेंट था, बी की तरफ से देखें तो टोटल n बीज है ना, टोटल बी कितने हैं, n है। तो B1 B2 B3
ऐसे किन्हीं नो बी के अंदर हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो बताओ बी की तरफ से कितना हो जाएगा। हम तो डिस्टिंक्ट मान के 3n किया, डिस्टिंक्ट मान के 3n किया, तो एक्चुअल में सच्चाई कितनी है, 3n/9 करना होगा, 3n/9। ये सुनो, तो पर उसने तो बोला कि एस तो दोनों से सेम आना चाहिए, ए का यूनियन करूं और बी का यूनियन करूं तो एस तो सेम आना चाहिए। सही बात है, तो ये क्या दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, 15 = 3n/9, मानते हो? 15 = 3n/9 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस और नो, रिस्पॉन्स दो फटाफट। 15 = 3n/9 होना चाहिए, सोल्व करके एन कितना आ जाएगा आपका, 45 आ जाएगा, आंसर विल बी 45। क्लियर? मैं इसका ना आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, सोल्यूशन मेरे पास है इसका, मैं सोल्यूशन आपको दिखा भी देता हूँ, रुको, आपको तसल्ली हो जाए, ताकि आपको सोल्यूशन मिलेगा, आप वहां से समझ सकते हो। ये देखो, ये पूरा मैं आपको भेजूंगा, आप इसे समझ सकते हो। ठीक है भाई, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई, बाकी आप लोग कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 27 सेम है, मैंने 24 समझा दिया, 26 मैंने समझा दिया, ठीक है। बाकी मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा अभी, वो सोल्यूशन देख के बाकी आप क्वेश्चंस को समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं उस पे चलूं, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, ये सुनो, चलो मिसलेनियस पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज की मैंने कुछ, देखो सोल्यूशन मैं आपको सारे दे दूंगा असाइनमेंट के, जो नहीं हुए आप उसमें से देख लेना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने समझा दिया। मैं असाइनमेंट पे आ रहा हूँ, देखो असाइनमेंट के, सॉरी, मिसलेनियस पे, मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस मैंने उठा लिए, वो देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर, मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा मैंने, पर आप देख लेना, आपको मिल जाएगा बुक के अंदर। देखो कह रहे कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। साथ में दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स कितना है, 5 है। इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास, अगर एनसीईआरटी की बुक है तो खोल लो, उसके अंदर मिल जाएगा। ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स कितना है, 5 है। साथ में ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है, ठीक है। प्रूव करने को कह रहे हैं शो दैट ए इक्वल टू बी, प्रूव करने को कह रहे हैं शो दैट ए इक्वल टू बी, और साथ में हिंट प्रोवाइड किया गया, एक ये हिंट दिया और एक ये हिंट दिया, इन दो हिंट का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, ठीक है, कर लेते हैं प्रूव। इन दो का यूज करना है और इन दो का हिंट का यूज करना है, और इक्वल टू बी प्रूव करना है। कोई मुझे बताएगा, अगर अगर मैं बोलता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है, कोई चैट पे बताओ। ए इज अ सबसेट ऑफ बी है और बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा, ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, चलो कोई बात नहीं, यही चीज प्रूव करेंगे हम। प्रूव क्या करना है, अगर वो कहते हैं ना शो करो ए इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होता है, आप प्रूव कर दो कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, और दूसरा प्रूव कर दो कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। जैसे ही आप ये प्रूव करोगे आपका बात बन जाएगी, ठीक है। प्रूव करके देखते हैं इसको। देखो प्रूव करने के लिए, देखो मैं आपको सीधा सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ, क्योंकि थोड़े सोल्यूशन इसके समझने वाले होते हैं, थोड़ी प्रोसेस लगती है। देखो मैं आपको प्रूव करके देता हूँ, ये देखो, ये ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स फाई दिया हुआ है, साथ में ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स ये दे रखा है, साथ में प्रूव करना है ए इक्वल टू बी, ठीक बात है। और क्या, ये हिंट दे रखे हैं हमें, दो हिंट दे रखे थे जो मैंने आपको बताए थे आपको। आप एक काम करो, पहले इसका यूज करते हैं, इसका यूज करने की, देखो ये क्वेश्चन है ना जो, ये थोड़े सीखने वाले होते हैं, बार बार ट्राई करने वाले होते हैं, एक बारी में नहीं होगा, एक बारी में नहीं होते, इस क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार ट्राई करोगे तब आपके दिमाग में जाके फिक्स होंगे, ठीक है। मेरे को दिया हुआ है ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को इस चीज का यूज करना है, और मेरे को जो गिवन हिंट है उसका यूज करना है। गिवन हिंट क्या है आपके, आपको पता है गिवन हिंट क्या है, ये देखो गिवन हिंट दिखाता हूँ एक बार। गिवन हिंट को दिमाग में रखो अपने, ये वाला, कि ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के साथ होता है तो कितना आता है, ए आता है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स होता है तो कितना आता है, ए आता है, ये हिंट याद रखना है। फिर क्या कहते हैं, बी यूनियन एक्स का इंटरसेक्शन बी के साथ होता है तो कितना आता है, बी आता है। ये दो हिंट को दिमाग में रखो, ये क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। करते हैं इसका यूज।
ये देखो भाई, मैंने उठाया इसको पहले ए यूनियन एक्स को, बी यूनियन एक्स को, ये लिया। फिर क्या किया मैंने, दोनों साइड ए का इंटरसेक्शन ले लिया, दोनों साइड ए का इंटरसेक्शन ले लिया। दोनों साइड अगर ए का इंटरसेक्शन लूंगा तो फायदा देखो, ये तो मुझे प्रॉपर्टी दी, हिंट दे रखा था, ये देखो कौन सा हिंट दे रखा था मेरे को, ये वाला। कि ये हिंट में था कि ये चीज किसकी इक्वल हो जाएगी, ए की इक्वल हो जाएगी। ये चीज किसकी इक्वल हो जाएगी, ए की इक्वल हो जाएगी। राइट साइड का भी मैंने इंटरसेक्शन लिया किसके साथ, ए के साथ ही लिया। तो राइट साइड में जब ए का इंटरसेक्शन लिया तो ये चीज बन गई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक बात है। अब क्या फायदा होगा, अब फायदा ये होगा कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे। क्या लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे राइट साइड में। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन एक्स देखो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो राइट साइड तो कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ से क्या बचा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5। अब ए इंटरसेक्शन बी और 5 का यूनियन कितना होता है, ए इंटरसेक्शन बी और 5 का यूनियन कितना होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। सही बात है, ए इंटरसेक्शन बी और खाली का यूनियन कितना होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट साइड तो कितनी है, लेफ्ट साइड कितनी है, ए है। तो ए किसके इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के। ए इक्वल आ गया ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है बी का सबसेट होगा। ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। मानते हो इस चीज को, अगर ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है तो क्या ए विल बी दी बी, ए बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा। देखो ये बड़ा सेट मैंने बना दिया बी का, और ये बना दिया मैंने ए का। तो दोनों का इंटरसेक्शन ए आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। उसके बाद देखो, अब मैंने क्या प्रूव किया, मैंने इस स्टेप से स्टार्ट किया, इस स्टेप से स्टार्ट किया। ये जो मेरे को हिंट दे रखा था, हिंट का यूज किया, और इस प्रॉपर्टी का यूज किया कि ए इंटरसेक्शन एक्स कितना होता है, 5। देखो यहाँ पे यूज किया। तो गिवन चीजों का यूज करते हुए मैं पहुंच गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मेरे को प्रूव करना था ए इक्वल टू बी। ये कैसे प्रूव हो सकता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन ए इज अ सबसेट ऑफ बी मैंने प्रूव कर दिया। अब आप क्या करो, बी इज अ सबसेट ऑफ ए प्रूव कर दो। वो कैसे प्रूव हो सकता है, देखो फिर से मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, यहीं से शुरुआत करूंगा। यहाँ पर पहले मैंने क्या किया था, दोनों साइड ए से इंटरसेक्शन ले लिया था, दोनों साइड ए से इंटरसेक्शन ले लिया था। अब क्या करूंगा, मैं बी के साथ इंटरसेक्शन ले लूंगा। अब क्या करूंगा, बी से इंटरसेक्शन लूंगा। ये देखो, ये लिया, ये चीज गिवन थी मेरी। इस गिवन चीज का मैंने क्या किया, बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। अब ये फिर से हिंट दिया था मेरे को कि ये चीज किसकी इक्वल होती है, बी की इक्वल होती है। ये हिंट में मेरे को पहले से गिवन है। लेफ्ट साइड में मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। लेफ्ट साइड में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब बी इंटरसेक्शन एक्स तो मुझे कितना गिवन है, बी इंटरसेक्शन एक्स मुझे गिवन है कि 5 के बराबर है वो। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। अब बी इंटरसेक्शन ए तो यहाँ पर है और यूनियन 5। अब बी इंटरसेक्शन ए और 5 का यूनियन कितना होगा, बी इंटरसेक्शन ए ही होगा। और यहाँ से आ गया बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ गया, बी के। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा सेट ए है, छोटा सेट बी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन बी तभी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। पहले मैंने प्रूव किया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अब प्रूव कर दिया बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। इसे स्कूल में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में कभी भी नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को 3-4 बार प्रैक्टिस जरूर करना है। हर जगह आपको पता चल जाएगा कि 4-5 बार करोगे आपका दिमाग खुल जाएगा कि कब इंटरसेक्शन लेना है, कब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। खुद से ट्राई करोगे 3-4 बार तो दिमाग में फिक्स हो जाएंगी चीजें कि कैसे की जाती हैं। इस तरह से कंपटीशन में कभी भी यूज नहीं होगा, ये सिर्फ स्कूल के पर्पज से ही आता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो ये एग्जांपल, एग्जांपल को तो बाद में डिस्कस करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं पहले। ये भी आपका एनसीईआरटी का है। किसी ने एनसीईआरटी खोली हुई है तो बताओ ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा, किसी ने एनसीईआरटी खोली है तो बताओ। मिसलेनियस का फटाफट देख के बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है मिसलेनियस का। समीक्षा ने बताया, महक ने भी बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई देखो, ये तो मैंने करा प्रूफ के तरीके से। किस तरीके से किया था, प्रूफ के तरीके से। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है ना, क्या देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है फाइंड दी सेट्स। अब सेट्स फाइंड करने हैं हमें, क्या करने हैं, सेट फाइंड करने हैं। कौन से, ए बी सी। सच दैट कैसे होने चाहिए कि वो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए।
ये कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने होना चाहिए? 5 होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि ए और बी है जो, इनमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, मतलब खाली ना हो, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ तो आ जाए। फिर क्या कहते हैं? बी इंटरसेक्शन सी में भी कुछ ना कुछ आ जाए। फिर कहते हैं ए इंटरसेक्शन सी में भी कुछ ना कुछ आ जाए, क्योंकि नॉन एम्प्टी दिया हुआ है। और फिर साथ में बोलते हैं कि तीनों में कॉमन कुछ नहीं दिखना चाहिए, कि ए और बी और सी में अगर आप ध्यान से देखो बैठ के, तो इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं दिखना चाहिए। एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ए बी सी तीनों में प्रेजेंट हो। वो कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ऐसी कंडीशन को यूज करते हुए हमें ए बी और सी को डिजाइन करना है। कर लेते हैं। मान लो आप देखो, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। मान लो मैंने एक बनाया, ए को सेट मान लिया 1,2, ए को मान लिया 1,2। ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो? नॉन एम्प्टी हो। तो मैं ठीक है बी को डिजाइन करता हूँ, ध्यान में रखता हूँ कि बी को जब डिजाइन कर रहा हूँ, उसके साथ ए का कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉमन आ जाए। तो जैसे ए में 1 है, मैं बी में एक 1 तो रख लेता हूँ, दूसरा एलिमेंट कोई और रख लेता हूँ। ठीक है। 1,4, इससे कंडीशन कौन सी पूरी होगी मेरी? ए इंटरसेक्शन बी की कंडीशन पूरी होगी। यस और नो? कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? नॉन एम्प्टी आ गया। मानते हो? यस और नो? ठीक है। अब मेरे को सी जो है ना, सी बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। सी बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। सी ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट हो जिसका बी के साथ नॉन एम्प्टी बने, ए के साथ नॉन एम्प्टी बने, पर ओवरऑल ए बी सी एम्प्टी बन जाए। ए बी सी एम्प्टी बन जाए। देखो सी और बी का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो इसके अंदर मैं करता हूँ 4 को कॉमन कर देता हूँ। 4 को कॉमन कर देता हूँ। ठीक है। और साथ में क्या करता हूँ? 4 को कॉमन करने से क्या हुआ? मेरा बी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन आ गया। ठीक है। तो अब बात पक्की हो चुकी है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, बी और सी का इंटरसेक्शन भी फाई नहीं है। अब मुझे क्या करना है? ए और सी का भी फाई नहीं करना ना। अब ए और सी में भी एक कॉमन एलिमेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि ए और सी को भी नॉन एम्प्टी बनाना है। तो 4 के साथ मैं रख देता हूँ। देखो अभी ए में कौन कौन है? 1 और 2 है। सी में 4 है, तो सी में किसको आना चाहिए? 2 को आना चाहिए। मानते हो बात को? अब ए और सी में भी कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट आ गया, बी और सी में भी कॉमन एलिमेंट आ गया, ए और बी में भी कॉमन एलिमेंट आ गया, पर ओवरऑल देखो तो तीनों में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में प्रेजेंट हो। देखो जो 1 है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ए और बी में प्रेजेंट है। जो 2 है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ए और सी में प्रेजेंट है। और जो 4 है वो कहाँ प्रेजेंट है? बी और सी में प्रेजेंट है। तो देखो गेम है, पजल है ये। उसने पजल दे दी कि भाई ऐसे ऐसे सेट बनाओ। देखो आपने, मैंने दो दो एलिमेंट का सेट बनाया, अगर आप तीन तीन का बनाते तब भी बात बन जाती, चार चार वाला बनाते तब भी बन जाती। तो ये सीखने वाली बात थी, दिमाग वाली चीज है। निखिल ने बताया 1 2 3 4 5 5 6 7। बिल्कुल ठीक बताया भाई। एक बार दोबारा देख लो, एक बार देख लो। 1 2 3। नहीं निखिल गलत है, ए और सी में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तुम्हारा। देखो ए और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। निखिल गलती समझ आई? ए और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा तुम्हारा। इसका वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। बनाना है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं कुछ। वेन डायग्राम बनाते हैं, देखो ये ए बनाया, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। ठीक है। अब आपका सी ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए। देखो सी बनाता हूं। सी, सी देखो दोबारा से बनाता हूँ, फिगर दोबारा बनाता हूँ। ये बना ए, ये बना बी, और ये बना देता हूँ सी। ठीक है। फिगर देखो ए बी और सी की, समझ आई बात? तीनों में कोई भी कॉमन नहीं आया, तो ऐसे वेन डायग्राम बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस, क्वेश्चन नंबर ये वाला। ये बताओ कौन सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मिसलेनियस का? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन है, नीड नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी। नीड नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू सी। इतनी सी चीज याद रखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बी इक्वल टू सी है। इसको मैं अब शो करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो शो करने वाले, जैसे ये तो मैंने प्रॉपर्टी से यूज कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के कर दिया पहला क्वेश्चन, और इसमें तो फाइंड दी सेट्स वाला कर दिया। अब ये शो वाला क्वेश्चन जो होता है ना, ये अलग तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। रुको, देखो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करना है ना। ये
अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई कि बी इक्वल टू सी है। देखो बी इक्वल टू सी का मतलब क्या होता है कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ बी। यस और नो? कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी और सी इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब होता है ना बी इक्वल टू सी का मतलब। ठीक है, तो मैं ये प्रूव करता हूँ, ये मैं प्रूव करता हूँ कि देखो अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है तो मैं प्रूव करता हूँ। उसने क्या बोला कि जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी के बराबर हो, जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी के बराबर हो। अगर ऐसी चीज होती है, अगर ऐसा होता है तो जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो। इसका मतलब क्या है? ये वाली जो चीजें हैं कभी कभी ट्रू हो सकती हैं और कभी कभी ट्रू नहीं हो सकती। अगर ट्रू हो जाएंगी कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। पर अगर ये ट्रू नहीं होती तो मतलब बी इक्वल टू सी नहीं होगा। यस और नो? बताओ, इतनी सी बात क्लियर है? तो मैं यही प्रूव करने चाहूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। कभी कभी ये प्रूव कर दूंगा कि हाँ ये वैलिड हो रहा है, कभी कभी ये वैलिड नहीं हो रहा। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन बोलता है ना कि बी इक्वल टू सी को प्रूव करो, तो यही चीज प्रूव करनी होती है कि बी सी का सबसेट है तो क्या सी बी का सबसेट बन पा रहा है क्या? अगर बन पा रहा है तो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। देखो करने का तरीका देखो। मैं मान लेता हूं इफ अगर बी इक्वल टू सी है, अगर बी इक्वल टू सी हुआ तो पक्की बात है कि बी विल बी द सबसेट ऑफ सी एंड सी विल बी द सबसेट ऑफ बी। ये तो हम मानते हैं ऐसा होता है। सही बात है। ये तो इफ लेट करा ना, मैंने ट्रू मान लिया कि हाँ ये कंडीशन को मैंने ट्रू मान लिया। इसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन को प्रूव करता हूँ और प्रूव करता हूँ कि ये चीज हो पाती है कि नहीं हो पाती। अब इसका मतलब समझो। देखो मैंने मान लिया, इसको लेके चल रहा हूँ मैं, अब किसको, इस वाले को लेके चल रहा हूँ, ये वाली चीज को ट्रू मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया कि x जो है, x मान लिया कि b में प्रेजेंट है। मान लो ये सेट b है, मैंने मान लिया इसके अंदर x प्रेजेंट है। x अगर b के अंदर प्रेजेंट है तो x कहीं और है या नहीं है उसके चांसेस देखते हैं। देखो x अगर b के अंदर है तो x a में हो सकता है, x a में नहीं हो सकता है। और लगा दिया कि कोई चीज अगर b में प्रेजेंट है तो वो शायद a में प्रेजेंट हो, शायद a में प्रेजेंट ना हो। यस और नो? एक बार मैं प्रूफ बताऊंगा, इसको दोबारा रिपीट करूंगा तब अच्छे से समझ आएगा। दो बार बताऊंगा इसको। मैंने मान लिया, इस चीज का यूज कर रहा हूँ ना मैं, मैंने मान लिया अगर एक्स बी में प्रेजेंट है, फिर मैं सोचता हूँ कि जो ए एक्स है जो वो ए में हो भी सकता है और ए में नहीं भी हो सकता है। ये बात ठीक है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर बी इज अ सबसेट ऑफ सी है, अगर बी इज अ सबसेट ऑफ सी है, इसका मतलब क्या होता है? तो जो एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, जो एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, वो पक्की बात है वो सी के अंदर प्रेजेंट होगा। यही मतलब होता है ना, अगर बी इज अ सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है वो एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा। यही मतलब होता है इसका। ठीक है, तो अभी मैंने क्या मान लिया कि x अगर b को बिलोंग करता है तो x हो सकता है वो a को बिलोंग करे, हो सकता है वो x को a को बिलोंग ना करे। इतनी बात ठीक है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ये देखो, तो x अगर a को बिलोंग, देखो x b को तो बिलोंग मैंने लेट कर ही लिया था। अब अगर वो a को भी बिलोंग करता है तो पक्की बात है x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करेगा। यस और नो? अगर एक्स बी को बिलोंग करा, मैंने माना ना कि एक्स अगर शायद ए को बिलोंग करे तो पक्की बात है एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा। एक केस तो ये चल रहा है, एक केस ये वाला चल ही रहा है अपना, ये वाला। दूसरा, दूसरा देखो, मैंने क्या बोला हुआ है, एक्स बी को बिलोंग तो कर रहा है, हो सकता है एक्स ए को बिलोंग ना करे, हो सकता है एक्स ए को बिलोंग ना करे। अगर एक्स बी को बिलोंग करा, एक्स ए को बिलोंग ना करा, तो पक्की बात है एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करेगा। ये सुनो, मैंने केस बनाया ना, मैंने मान लिया एक्स है जो वो बी को बिलोंग करा, फिर वो ए को बिलोंग कर भी सकता है, ए को बिलोंग नहीं भी कर सकता है। अगर ए को बिलोंग करा तो मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट है, अगर वो इसको बिलोंग नहीं करा तो मतलब नहीं प्रेजेंट है। इतनी सी चीज क्लियर? तो यहां तक पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गिवन थी ये चीज कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या है? एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो पक्की बात है एक्स ए इंटरसेक्शन सी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां से देखो दूसरा केस यहाँ पे चल रहा है, एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं किया तो पक्की बात है एक्स जो है ए इंटरसेक्शन सी को बिलोंग भी नहीं करेगा। मानते हो? ठीक है, तो इससे क्या पता चला? देखो एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करा तो एक्स ए इंटरसेक्शन सी को भी बिलोंग करा, तो इससे मैं बोल सकता हूँ एक्स सी को भी बिलोंग करेगा, एक्स सी को भी बिलोंग करेगा। और
इस वाले केस से पता चलता है कि एक्स सी को बिलोंग नहीं करेगा, इस वाले से पता चल रहा है एक्स सी को बिलोंग करेगा। तो मैंने क्या माना था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, मैंने क्या माना था, मैं लेट करके चला था कि एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, और मैंने प्रूव कर दिया अगर एक्स ए को बिलोंग करता है तो एक्स सी को बिलोंग कर सकता है। और फिर मैंने माना कि एक्स अगर ए को बिलोंग नहीं करता है तो वो एक्स सी को बिलोंग नहीं करता है। तो मैंने क्या बोला कि भाई मुझे तो ये चीज गिवन थी ना कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। तो देखो अगर एक्स बी को बिलोंग करा, एक्स बी को बिलोंग करा, तो वो एक्स सी को बिलोंग कर भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि एक्स ए को बिलोंग करे। फिर मैं कहता हूँ एक्स अगर बी को बिलोंग करता है वो, तो हो सकता है वो सी को बिलोंग ना करे। कब? जब वो एक्स ए को बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो ये देखो दो केस बन रहे हैं, एक्स बी को बिलोंग करके सी को बिलोंग कर भी सकता है। अगर वो सी को बिलोंग कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट बी का प्रेजेंट है वो सी में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अगर वो सी को बिलोंग नहीं किया तो मतलब बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। यस और नो? बात आई समझ? ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बी इज अ सबसेट ऑफ सी प्रूव कर सकते हैं हम, और यहां से प्रूव कर सकते हैं कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। अगर बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी तो बी इक्वल टू सी तो प्रूव कर ही नहीं सकते। अगर बी इज अ सबसेट ऑफ सी प्रूव हो रहा है तो मैं सिमिलरली सेम प्रोसेस प्रूव करते हुए सी इज अ सबसेट ऑफ बी भी प्रूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले स्टेप में क्या किया, यहाँ पे पहले स्टेप में क्या प्रूव किया, मैंने बिलोंग कर लिया एक्स बिलोंग्स टू बी। तो अगर सी इज अ सबसेट ऑफ बी प्रूव करना है तो मैं स्टार्टिंग स्टेप क्या करूंगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी, और सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करूंगा। मैंने अभी बी के साथ स्टार्ट किया तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी को प्रूव किया या फिर नहीं किया। सिमिलरली अगर सी इज अ सबसेट ऑफ बी को प्रूव करना है तो एक्स बिलोंग्स टू सी प्रूव करूंगा और सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करूंगा। मानते हो बात को? भाई बात समझ आई? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ अपना कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन देखो फिर से खास था, ये वीडियो जब आएगी ना बन के, इस वीडियो को दोबारा से देखना, इस क्वेश्चन को एक एक दो दो बार सुनना। दिमाग में जब तक ये चीजें फिक्स नहीं होंगी ना, इन क्वेश्चनों में दिमाग इतनी आसानी से नहीं चलता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी जितनी हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है ये? इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी? क्वेश्चन नंबर 7। देखो कभी भी शो करने वाला क्वेश्चन आए ना, तो जो मैंने पिछला मेथड बताया ना पिछले क्वेश्चन में, उस तरीके से करोगे। या फिर प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते हो, जैसे मैंने प्रॉपर्टी से प्रूव किया। तो ये आगे कहता है फाइंड दी सेट्स, तो इस तरीके से प्रूव करोगे। ठीक है, अब मैं करता हूँ, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। कह रहे कि कोई भी सेट के लिए क्या ये ट्रू होता है क्या? देखो अब इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पता है क्या करना होता है, आपको ये चीज नहीं ढूंढनी होती कि कौन सी चीज को प्रूव कर रही है, आपको ये प्रूव करना है कि कोई आप ऐसे सेट ढूंढ के लेके आओ जो इसको प्रूव ना करें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है क्या। देखो देखो सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से किए जा सकते हैं, पर डिपेंड करता है आपके स्कूल में वो कितने नंबर का पूछा जा रहा है। एक दो नंबर का पूछा जा रहा है तो वेन डायग्राम से कर दो। अगर वो 5 नंबर का देता है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था ना, बिलोंग्स टू करके वाला, वो मेथड अगर आता है, वो क्वेश्चन आता है अगर 4-5 नंबर का, तो उस तरीके से करोगे उस क्वेश्चन को। अगर ये कहता है फाइंड दी सेट्स, ये तो साफ साफ ही बोल रहा है, एक दो नंबर का क्वेश्चन आएगा ये डायरेक्ट ही कर दोगे। ये क्वेश्चन भी जैसे मैंने प्रॉपर्टीज का यूज करके कराया, 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वैसे प्रूव कर दोगे। अभी वाला क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, इज इट ट्रू वाला, अब बात समझने की कोशिश करो। इज इट ट्रू, वो कह रहे हैं क्या ये हमेशा ट्रू है क्या, कि फॉर एनी सेट ए एंड बी। देखो वो कहता है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी ये चीज वैलिड होती है, ये पूछ रहा है वो। तो हम ये थोड़ी ना ढूंढने निकलेंगे कि हाँ ये सेट भी प्रूव कर पा रहा है, ये वाला सेट भी प्रूव कर पा रहा है। हम इसमें क्या ढूंढने निकलेंगे, कुछ ऐसे सेट ढूंढने निकलेंगे जो इसको डिसप्रूव कर दें। अगर जैसे ही वो डिसप्रूव हो गए तो हम इसका आंसर बोल देंगे इज इट ट्रू, नो इट इज नॉट ट्रू, जो आपने बोला वो गलत है। बात आई समझ? आपने अगर ऐसे सेट ढूंढ करके प्रूव कर दिया, इससे आपकी बात थोड़ी ना सच हो जाएगी प्रूव। आपको तो वो चीज ढूंढने निकलनी है जो इसको गलत प्रूव करते। बात आ रही होगी समझ? ठीक है ना? तो थोड़ा ट्रिकी होती है स्टेटमेंट, आप गलती से ऐसे सेटलेट कर लो जिसकी वजह से आपका ये ट्रू हो जाए, तो आप कहोगे जी हाँ जी मैंने तो सेटलेट किया था वो ठीक हो गया, पर ऐसे नहीं होता। तो आपको ये चीज डिसप्रूव करने के लिए ऐसे सेट ढूंढने जो आपको डिसप्रूव कर दे। अब इसको देखो क्या कह रहा है कि ए सेट लो,
बी सेट लो, ए का पावर सेट बनाओ, बी का पावर सेट बनाओ, दोनों का क्या कर लो, यूनियन कर लो, तो लेफ्ट साइड प्रूव हो जाएगी। राइट साइड क्या कह रही है, कह रहे कि ए सेट लो, बी सेट लो, दोनों का यूनियन करो पहले, फिर जो नया सेट बनेगा उसका पावर सेट बनाओ, ये कह रहे करने का। क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखो, आप अपनी मर्जी से कोई भी दो सेट लेट कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी दो सेट लेट कर सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में एक लेट कर लिया, ए को कर दिया 1,2, बी को कर दिया 2,3, ए यूनियन बी को कर दिया, ए यूनियन बी कितना आ जाएगा 1, 2, 3। ठीक बात है। अब पहले तो मुझे ये बताओ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, बताओ फटाफट। जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 2 4, बी में कितने आएंगे 4, ए यूनियन बी में कितने आएंगे 2 की पावर 3 8। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, पर अपना काम क्या करना है आपको, तो सिंपल सी चीज करनी है, इसका पावर सेट बना लो, फिर पावर सेट ऑफ बी बना लो, इन दोनों का यूनियन करके अलग से लिख दो। फिर इस सी वाले का, इस सी माने ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को मैंने सी बोल दिया, फिर इसका अलग से पावर सेट बना लो, और जो यहाँ से रिजल्ट आया ना, देख लेना दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अगर नहीं आया तो गलत हो जाएगा। इज इट ट्रू, नो इट इज नॉट ट्रू। बात आई समझ। क्वेश्चन नंबर 8, लगभग सारे हो गए, कितने रह जाएंगे आपके मिसलेनियस के जिसमें दिक्कत रहेगी, ये तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं अभी, इसके बाद कितने दिक्कत वाले रह जाएंगे आपके, बाकी आप वो खुद भी ट्राई कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 9 वो आप खुद से ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं सोल्यूशन भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। वैसे आप खुद से करना, मैंने सिखाई है ना काफी सारी चीजें, खुद से ट्राई करना, हो जाना चाहिए वो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। भाई अब फिर से वो बोल रहे हैं कि लेफ्ट इक्वल टू राइट, इसका मतलब क्या करना है, लेफ्ट इज अ सबसेट ऑफ राइट एंड राइट इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट, यस और नो, यही प्रूव करना है। ठीक है, चलो करते हैं इसको प्रूफ। देखो भाई, पहले मैं मान लेता हूँ x जो है a को बिलोंग कर सकता है, इसका सोल्यूशन निकालता हूँ, फटाफट डिस्कस करता हूँ, टाइम कम दे रहा है। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन 8 में आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रूव करना है मेरे को। ये प्रूव करने के लिए मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, मैं पहले प्रूव करता हूँ कि जो देखो लेफ्ट इक्वल टू राइट का मतलब क्या है, एल इज अ सबसेट ऑफ आर, आर इज अ सबसेट ऑफ एल, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब मैं प्रूव करता हूँ कि जो राइट साइड है ना वो लेफ्ट का सबसेट है, ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पहले, फिर आप इसको कर लेना खुद। लेफ्ट इज अ सबसेट ऑफ आर, मैं आर इज अ सबसेट ऑफ एल प्रूव कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैंने मान लिया जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है इसको, राइट साइड को। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स लेफ्ट साइड को भी प्रूव लेफ्ट साइड को बिलोंग कर रहा है, तो पक्की बात हो जाएगी आर इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट, यस और नो। मैंने लेट कर लिया एक्स बिलोंग्स टू राइट साइड, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू लेफ्ट साइड, x also belongs to left side, then r will be a subset of l। ठीक बात है, कर लेते हैं। ये देखो x को बिलोंग कराया इसको, इसका मतलब देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलता हूँ a यूनियन b, इसका मतलब जो x है वो a में प्रेजेंट हो सकता है या फिर b में प्रेजेंट हो सकता है, दो में से कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मैंने मान लिया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, इसका मतलब क्या है, x या तो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करेगा या फिर a माइनस b को बिलोंग करेगा, और है ना बीच में, क्लियर यहाँ तक। x या तो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा होगा या फिर x बिलोंग्स टू a माइनस बी को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। देखो इसके बाद, तो जब अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग किया, x अगर a इंटरसेक्शन b को बिलोंग किया, इसका मतलब क्या हुआ, x a को भी बिलोंग करेगा और x b को भी बिलोंग करेगा, यस और नो। इस वाले का मतलब x a इंटरसेक्शन b का मतलब x a को भी बिलोंग कर रहा है, x b को भी बिलोंग कर रहा है। और वाले पार्ट को देखते हैं अब, अगर x a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, केवल और केवल a में प्रेजेंट होगा, b में प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x a में प्रेजेंट है पर x b में प्रेजेंट नहीं है, एंड यस और नो, x a में प्रेजेंट है पर x b में प्रेजेंट नहीं है, जल्दी बोलो। ठीक है ठीक है, अब देखो दोनों सिनेरियो कवर हुए, दोनों सिनेरियो कवर हुए। मैंने तो क्या माना, मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था कि x इसको बिलोंग कर रहा है, मेरे को तो बस ये प्रूव करना है कि x a को अगर बिलोंग कर गया, x अगर a को बिलोंग कर गया तो पक्की बात है कि
राइट साइड विल बी द सबसेट ऑफ लेफ्ट साइड। ठीक है, अब देखो यहां से मैं इस सिनेरियो पे पहुंच गया। देखो दोनों केस में ये आ रहा है कि x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a। एक में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू b, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। पर दोनों केस में एक चीज तो निकल के आ ही रही है कॉमन, क्या x a को बिलोंग तो करेगा ही करेगा। ये बात तो गारंटी हो ही रही है कि x a को बिलोंग करेगा ही करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमने तो लेट किया था, क्या हमने लेट किया था कि x राइट साइड को बिलोंग कर रहा है, हमने प्रूव कर दिया कि x लेफ्ट साइड को भी बिलोंग कर रहा है, तो राइट विल बी द सबसेट ऑफ लेफ्ट साइड। यस और नो? तो ये प्रूव कर दिया राइट इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट साइड। इतना काम क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखो सिमिलरली मैंने क्या माना, y को बिलोंग कर दिया a को। अब ये खुद समझ लेना आप, ये वाला पार्ट आप खुद समझ सकते हो, समझ लोगे खुद से, काफी चीजें समझा दी मैंने।